हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो केमिस्ट्री का VVI 200 लघुत्तरीय प्रश्न का सीरीज चल रहा था, उसका भाग तीसरा है। इससे पहले भाग 1 और 2 करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज का तीसरा वीडियो का 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भर्जन क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित यस्क को, अब यस्क क्या है तो कल बताए थे कि यस्क को या खनिज को ज़मीन से खून कर निकाला जाता है। खनिज जो होता है उससे धातु बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन जो यस्क होता है उससे धातु बनाने में कम खर्च लगता है। तो जब ज़मीन से खोज कर निकाला जाता है यस्क को, तो उसे वायु की उपस्थिति में वात भट्ठी में गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। उसी को भर्जन कहते हैं। यानी ज़मीन से खोद कर जब यस्क को निकाला जाता है तो इससे धातु बनाने के लिए इसे वात भट्ठी में पिघलाया जाता है। तो जब आप पिघलाइएगा, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो जल जो है वाष्प बनकर यानी भाप बनकर उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। इसे ही भर्जन कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निस्तापन क्या है। तो जब यस्क को ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है तो भर्जन जो है, भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। लेकिन निस्तापन में, क्वेश्चन निस्तापन पूछ रहा है, इसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति का मतलब बिना हवा के, यानी कि हवा उपस्थित नहीं है। जो उपस्थित रहता है उसे उपस्थिति और जो नहीं रहता है उसे अनुपस्थिति कहा जाता है। तो निस्तापन में वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित यस्क को वायु की अनुपस्थिति में यानी बिना हवा के गर्म किया जाता है, जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को निस्तापन कहते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बार यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 10, 11, 14 में जितना इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा। टिंडर प्रभाव क्या है, तो इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब प्रकाश के किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, मान लीजिए कि यहाँ इसमें कोई विलयन है, कोई कांच का गिलास है, इसमें विलयन है, मान लीजिए दूधे हैं, कोलाइडी विलयन दूध भी है। इसमें जब प्रकाश मारिएगा तो इसके कण द्वारा प्रकाश जो है इधर उधर छितरा जाता है, जिसे प्रकीर्णन कहा जाता है। तो जब प्रकाश के किरण कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, यानी जिधर यहाँ जाएगा लाइट वह दिखाई देने लगता है। इसे टिंडर प्रभाव कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। तो जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ नमक और पानी का विलयन है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो यहाँ भी विद्युत अपघट्य विलयन हो गया। इसमें 1 एम्पियर की धारा, मान लीजिए इसमें हम लाइट तार जोड़ दे रहे हैं बिजली का, इसमें करंट दे रहे हैं, तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती हैं तो इलेक्ट्रोड पर इसमें 2 रड रहता है, जो एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उस पर इसमें का कण एक जगह जमा होने लगता है, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य विलयन क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड क्या है, तो इसमें 2 रड होगा, जो एक पर प्लस चार्ज होगा, एक पर माइनस चार्ज होगा। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। आगे दिया है कि प्राथमिक सेल क्या है, तो यहाँ भी पहले क्वेश्चन सहित कराए हैं। जो निपो बैटरी होता है वह प्राथमिक सेल होता है, क्योंकि प्राथमिक सेल को एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, यानी उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बैटरी होता है मोबाइल में या कुछ ऐसा आजकल लाइट आया है जिसे चार्ज आदमी कर लेता है, फिर उसमें जो सेल लगा होता है, सेल क्या, किसे बैटरी को ही सेल कहते हैं, उसे द्वितीय सेल कहते हैं। तो प्राथमिक सेल निपो बैटरी एक इसका उदाहरण है।
प्राथमिक सेल वो ऐसा सेल है जिसमें रिडक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, यानी एक ही बार वह चार्ज होता है और उसे पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे शुष्क सेल निपो बैटरी को कहा जाता है या मरकरी, यह सब प्राथमिक सेल हैं, इसे एक बार यूज करके आदमी फेंक देता है। आगे है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर के पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, एंजाइम कहलाता है। यानी सर जो भी हम दाल चावल रोटी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसे पचाने में एंजाइम का बहुत बड़ा भूमिका होता है। एंजाइम नहीं रहेगा तो जल्दी नहीं पचता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा आदमी खाना खा लेता है जो नहीं पचता है तो फिर उल्टी कर देता है। अगर एंजाइम का कमी रहेगा तो क्या होगा, पच भी नहीं करेगा खाना। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी आदमी खाना खा लेता है तो क्या हो जाता है, गैस बना देता है, यानी कि वो अच्छा से पचता नहीं है, उसमें एंजाइम की कमी हो जाती है। तो एंजाइम एक प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल वही जैव बहुलक होता है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनर्वृत्ति इकाइयों के मिलने से बनता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। जैसे आप लोग आरएनए और डीएनए सुने होंगे, आरएनए और डीएनए में क्या होता है, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है, आरएनए और डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि आरएनए और डीएनए में कौन सा अम्ल होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौंथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग समझिए कौंथनांक क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उसे कौंथनांक कहते हैं। और एक होता है जमांक, जिस ताप पर कोई पदार्थ जमना शुरू कर देता है। जैसे पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमकर बर्फ़ बन जाता है, और जो जल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है तो उसे कौंथनांक कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है उसे कौंथनांक कहते हैं। तो कौंथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं, तो किसी द्रव का कौंथनांक, कौंथनांक मतलब क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है। जैसे पानी को खौलाइएगा ना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बाह बनने लगता है। तो किसी द्रव का कौंथनांक वह ताप जिस पर वह उसका वाष्प दाब, जो भाप निकलता है उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, कौंथनांक उन्नयन कहलाता है। जैसे नीचे हैं डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, T2 - T1, जहाँ क्या है T2 है जो घोल का कौंथनांक है, यानी कितना डिग्री पर घोल खौलने लगेगा, और T1 जो है शुद्ध जल का कौंथनांक है। आगे देखते हैं 29 नंबर, इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो धातु तथा उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विद्युत धारा विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब आयन क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये नमक है NaCl, इसमें जब धारा प्रवाहित करिएगा तो 2 भाग में टूट जाएगा। इसका Na जो है प्लस में टूटेगा और जो Cl है वह माइनस में टूट जाएगा। इसी को तो आयन कहते हैं। ये भी एक आयन हो गया, ये भी एक आयन हो गया, ये पॉजिटिव है निगेटिव है। तो इसके बीच में जो क्या होता है, इसके बीच में जो विभवांतर होता है धारा प्रवाहित करने के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोड विभव, उसी को कहा जाता है। यानी धातु तथा उसके आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होता है। अब अभिकारक क्या है, जैसे मान लीजिए कार्बन है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जो ये भाग लेता है अभिक्रिया में उसको कहते हैं अभिकारक, और इसको कहते हैं प्रतिफल। इसको कहते हैं अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो बनता है नया उसको कहते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक के बीच, इस कार्बन के बीच कुछ ऊर्जा होगा, ऑक्सीजन के बीच भी कुछ ऊर्जा होगा, तभी ना ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसके पास जो ऊर्जा होता है उसी को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहा जाता है। यानी ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक के अणुओं के पास होती है थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। यहाँ भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो आज इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोग के कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा है।
पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।